हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 6 से लेकर 12 सितंबर तक का है 2021 का। और इस अंक में हम इसी का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है हर एक सेक्टर में, और साथ ही कुछ एमसीक्यू भी दिए गए हैं तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक पुरस्कार 2021 का। तो मध्य प्रदेश में हर साल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस साल 28 शिक्षकों का चयन किया गया है, यानी इस साल मध्य प्रदेश में 28 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं पिछला सप्ताह में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। तो सबसे पहले 28 अगस्त की न्यूज़ है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो इस वर्ष मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए आयोजित होने वाले जो नीट की परीक्षा होती है और जो इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए जेईई मेंस का परीक्षा होता है, इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। तो पहले होता क्या था कि रैंक लिस्ट में कोई दो कैंडिडेट है, उनके बीच में टाई हो जाता है अगर स्कोर के बेसिस पे, तो वहाँ पे जिसकी उम्र ज़्यादा होती थी उसे प्राथमिकता दी जाती थी। तो इसे अब हटा दिया गया है। ये जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी थी इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसके आगे देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिनियम के तहत विलंब शुल्क माफ़ी योजना का लाभ उठाने की जो समय सीमा है इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। पहले लास्ट डेट थी 31 अगस्त 2021 की और नई डेट है 30 नवंबर 2021 की। इसके बाद 29 अगस्त की न्यूज़ है, यहाँ पे मिशन गगनयान के लिए जो वायुसेना है यहाँ से 4 पायलट को रूस में भेजा जाएगा। तो रूस में जाके भारत के 4 पायलट वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। रूस में जाके ये प्रशिक्षण लेंगे ताकि आगे चल के जो भारत का गगनयान मिशन है यहाँ पे वो अपना योगदान दे पाएँ। आगे न्यूज़ में है, यहाँ पे भारत और फ्रांस के शोधकर्ताओं ने मिलकर 3 बड़े ब्लैक होल की खोज की है। ये जो जानकारी है ये केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने देश में पहली बार विकसित रोबोटिक लाइफ बॉयज़ की खरीदी के लिए विशाखापट्टनम स्थित सैप सीज नामक स्टार्टअप के साथ 13 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसके बाद 30 अगस्त की न्यूज़, यहाँ पे PFRDA यानी कि पेंशन फंड नियामक संस्था, इन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में बड़ा बदलाव किया है। तो इनके लिए यानी कि जो एनपीएस स्कीम थी इसके लिए जो एंट्री और एग्ज़िट की आयु सीमा थी इसमें बदलाव किया गया है। अब इस योजना में जुड़ने की अधिकतम आयु जो है ये 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की कर दी गई है। तो अब 65 से लेकर 70 वर्ष की आयु वर्ग में भारत या विदेश में निवासरत कोई भी भारतीय एनपीएस से जुड़ सकता है। इसके बाद है, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर जो रोक लगाई थी कोविड के कारण उसको 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। नीचे न्यूज़ है, लंबे समय से गृह युद्ध का सामना कर रहे यमन के एक प्रमुख सैन्य अड्डे पर मिसाइल और विस्फोटकों से लदे ड्रोन से हमला हुआ है। इसके बाद 31 अगस्त की न्यूज़, जहाँ पे चीन ने विदेशी जहाज़ों के लिए नए नियम जारी किए हैं। तो इन नए नियमों के अनुसार जो चीन का जल वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सामग्री या तेल, रसायन और अन्य सामग्री ढोने वाले जहाज़ हैं उनको जो सामग्री है उसकी जानकारी चीनी जल क्षेत्र में प्रवेश के समय चीन को देनी होगी। इसके बाद 1 सितंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 9 न्यायाधीशों को एक साथ शपथ दिलाई गई है। तो ये जो शपथ है ये दिलाई गई है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस NV रमन्ना जी के द्वारा। और जो नए 9 न्यायाधीश हैं जिनको शपथ दिलाई गई हैं इनके नाम हैं जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस VV नागारत्ना, जस्टिस CT रवि कुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस PS नरसिम्हा। तो एक साथ इस साल 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट बनता है आपका, भारत ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क तैयार की है। ये जो सड़क है ये 18,600 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और ये जो सड़क है यह लेह से पेंगोंग झील तक बनाई गई है। इसके बाद 2 सितंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे DCGI ने जो बायोलॉजिकल के टीके की ट्रायल है उसको मंजूरी दे दी है। तो देश में जल्द ही 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोरोना महामारी से बचाव का जो टीका है ये उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो टीका है ये हैदराबाद की दवा कंपनी है बायोलॉजिकल लिमिटेड ये तैयार कर रही है। तो भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने इस टीके की क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद CBDT की न्यूज़ यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF में 2.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर के नियम का मसौदा जारी किया है।
इसके बाद दक्षिण कोरिया की न्यूज़। तो दक्षिण कोरिया की जो संसद है, इन्होंने अमेरिकी आईटी कंपनियां जैसे कि गूगल और एप्पल हो गई, तो इनके बड़े ऐप स्टोर पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी गूगल का जैसे प्ले स्टोर है और एप्पल का ऐप स्टोर है, तो इनको दक्षिण कोरिया में यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया वहाँ की संसद के द्वारा। इसके बाद 3 सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सत्ता की वापसी के बाद जहाँ लोगों की सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है, वहाँ पे भुखमरी की भी यहाँ पे टेंशन हो गई है। अफ़गानिस्तान में लोगों के अनुसार उनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन बचा है, तो इस तरह से वहाँ पे भुखमरी की भी समस्या बढ़ रही है। इसके बाद है भारत और ब्रिटेन ने मौसम में हो रहे बदलाव के कारणों को निपटते हुए आपस में निवेश बढ़ाने और आर्थिक विकास करने का संकल्प लिया है। और ये जो निर्णय है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक मामलों पर हुई 11वें दौर की वार्ता के दौरान लिया गया है। इसके बाद है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डे जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, और ये है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। याद रखिएगा, हर साल पूरे विश्व भर में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने के लिए और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है यूनेस्को, इसके द्वारा किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ये पहल 1965 में शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि 17 नवंबर को ये निर्णय लिया गया था कि अब से हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ये 8 सितंबर 1966 में मनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य वन सेवा की जो मुख्य परीक्षा है 2019 की, उसके आयोजन की सूचना दी गई है। तो ये जो परीक्षा है, ये 19/9/2021 को इंदौर के परीक्षा केंद्र में ली जाएगी। और जो टाइमिंग दी गई है, तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है, ये सामान्य अध्ययन मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तो ये प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण रहेगा, ये दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक होगी। और परीक्षा कब है? 19/9/2021। तो डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं पिछले हफ्ते। तो पुणे का आर्मी स्टेडियम चर्चा में रहा है। तो पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट अब टोक्यो ओलंपिक में जो जैवलिन थ्रोअर थे, जिन्होंने भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल जिताया था, नीरज चोपड़ा, उनके नाम से जाना जाएगा। तो इसकी घोषणा आर्मी ने 23 अगस्त को की है। और ये जो पुणे का आर्मी स्टेडियम है, ये नीरज चोपड़ा के नाम से अब जाना जाएगा। इसके बाद निकोलस बर्न्स, ये चीन में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुए हैं। इनकी उम्र है 65 वर्ष, इसलिए ये रिसेंट में न्यूज़ है क्योंकि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखिएगा, चीन में अमेरिकी राजदूत होंगे निकोलस बर्न्स। इसके बाद है एक स्मॉग टावर की न्यूज़, जो कि भारत का पहला स्मॉग टावर है, जो कि दिल्ली में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसका काम क्या होता है? तो जो भी अशुद्ध हवा होती है, तो उसको ये स्वच्छ करता है, यानी कि प्रदूषण को कम करता है। तो भारत का ये पहला स्मॉग टावर है, दिल्ली में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो टावर है, ये 24 मीटर ऊंचा है, और ये अपने दायरे से 1 किलोमीटर के एरिया में हवा को शुद्ध करने का कार्य करेगा। इसके बाद है टेक चंद। तो ये भारत के क्या हैं? जेवलिन थ्रोअर हैं। और टोक्यो में जो 16वें पैरालंपिक्स गेम्स हैं, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है, यहाँ पे भारत के ध्वजवाहक बने थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस साल के जो पैरालंपिक्स गेम्स थे, इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो टेक चंद थे भारत के ध्वजवाहक। इसके बाद है कोपेनहेगन। तो ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बन के उभरा है। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसके मुताबिक जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया का जो सबसे सुरक्षित शहर है, ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, ये सूची में सबसे ऊपर रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रहा है टोरंटो, और तीसरे पे रहा है सिंगापुर। इसके बाद हैं जी जिनपिंग, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है, और वहाँ पे जो अब स्कूल हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हों, चाहे विश्वविद्यालय हो, तो वहाँ पे राष्ट्रपति जी जिनपिंग को पढ़ाया जाएगा, मतलब कि बुक्स में उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। इस कारण से ये न्यूज़ में है। इसके बाद हैं RKS भदौरिया। तो ये हैं कौन? ये भारत में वायुसेना के प्रमुख हैं, RKS भदौरिया जी। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में अकेले तेजस को उड़ाया है। LCA तेजस, जो कि फाइटर जेट है भारत का स्वदेशी, उसको हाल ही में इन्होंने अकेले उड़ाया, इस कारण से न्यूज़ में है। इसके बाद है सैयद अहमद शाह सआदत। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो एक्चुअली में ये अफगानिस्तान के पूर्व IT मंत्री थे, सैयद अहमद शाह सआदत। और ये हाल ही में जर्मनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हुए देखे गए हैं, इस कारण से इनका जो नाम है, ये चर्चा में रहा है। इसके बाद है एक फिशिंग कैट। तो पन्ना में जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे एक विलुप्त प्रजाति देखी गई है। और ये जो प्रजाति है, ये एक फ़िशिंग कैट की है। ऐसे फ़िशिंग कैट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मछलियों का शिकार करके खाती है।
तो भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुसार इसका शिकार अभी भी प्रतिबंधित है और हाल ही में इसे पन्ना टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इसके बाद हैं जारा रदरफोर्ड। तो ये 19 वर्ष की पायलट हैं। इन्होंने हाल ही में पूरे विश्व भर में उड़ान भरने के रिकॉर्ड बनाने के मकसद से हाल ही में उड़ान भरी हैं। इस कारण से ये न्यूज़ में है। नाम याद रखिएगा, जारा रदरफोर्ड, और ये बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो खींची गई है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पिंकेश तन्ना के द्वारा। इन्होंने घड़ियाल के बच्चे की एक तस्वीर खींची है जो कि रात के 12:30 बजे खींची गई थी, और ये जो फ़ोटो है इसी कारण से चर्चा में है। इसके बाद है स्वीडिश की एक कंपनी जिसका नाम है डग। तो स्वीडन की एक डेयरी फार्म है डग। इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने आलू से दूध बनाया है, और ये जो दूध है ये गैर डेयरी शाकाहारी विकल्प है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी, B12 और जो फॉलिक एसिड हैं ये पाए जाते हैं। इसके बाद है हार्वे शूटान। तो ये 5 साल की उम्र में इन्होंने सबसे लंबी यात्रा की है। तो अटलांटा के 5 साल के बच्चे हैं ये हार्वे शूटान, और इन दिनों ये चर्चा के केंद्र बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता के साथ अपाल चेन ट्रायल में हिस्सेदारी करते हुए 209 दिनों में 3380 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। इसके बाद है अल हमरा। तो अल हमरा जो है ये कुवैत सिटी की एक बिल्डिंग है जो कि दुनिया के 10 ऊंचे टावरों में एक है, और हाल ही में यहाँ पे जो नेशनल बैंक ऑफ कुवैत है उसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। तो इस कारण से चर्चा में है, और ये जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई लगभग 1358 फीट है, यानी कि 414 मीटर है। इसके बाद पंकज कुमार सिंह जी, ये BSF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह जी को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कुछ स्मृति शेष। तो स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी जो कि ख्याति एक कवि और साहित्यकार थे, उनकी धर्मपत्नी राजेश्वरी देवी जी का भी हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हैं ब्रिटिश कॉमेडियन सीन लॉक। इनका भी हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हैं पद्मश्री सम्मानित कोच OM नाम्बियार, और ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उड़न परी के नाम से मशहूर PT उषा जी थी, उनके कोच थे ये OM नाम्बियार जी। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1985 में इन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद हैं बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप गुहा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद हैं प्रख्यात शोधकर्ता और लेखिका डॉक्टर गेल आम्बेट, इनका भी हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद 6 सितंबर को मनाया जाता है उस्ताद अलाउद्दीन खां जी की पुण्यतिथि। ठीक है, याद रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां जी की जो पुण्यतिथि है ये हर साल 6 सितंबर को मनाई जाती है। ये मैहर घराना से बिलोंग करते हैं और मैहर संगीत को इन्होंने मध्य प्रदेश से उठा के पूरे दुनिया भर में विख्यात किया था, और इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और इन्हीं की पुण्यतिथि हर साल 6 सितंबर को मनाई जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए हैं जो कि सामान्य ज्ञान खेल के हैं। ये एक एक करके इन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है, इस वर्ष वर्ल्ड जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है रूस। वर्ष 2015 में किस देश ने रग्बी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। इनमें से किस देश ने सबसे ज़्यादा बार फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। सिलेब ड्रेसल किस देश के दिग्गज तैराक हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इन्होंने भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इस वर्ष विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविक। इनमें से किस पाकिस्तान बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक नहीं बनाया है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ने पूछ रहा नहीं बनाया है, तो मोहम्मद यूसुफ ने नहीं बनाया है 13 शतक टेस्ट मैच में। फिर है संघई मास्टर्स ATP टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2009 में। अर्जेंटीना ने कितनी बार कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 बार। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप किस देश में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। महिला गोल्फर यूका सासो किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। इसके बाद है वर्ष 2007 में किस देश ने ICC वनडे वर्ल्ड कप जीता था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी खिलाड़ी जस्टिन थॉमस किस खेल से संबंधित हैं? ओके, अमेरिकी खिलाड़ी जस्टिन थॉमस किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है गोल्फ। वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी ने ATP टूर फाइनल्स का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। इस वर्ष मियामी ओपन में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हुबर्ट हुरकाज। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर है 39। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्सेल जैकब। मलखम्ब को किस राज्य में राजकीय खेल का दर्जा मिला है? तो ये तो आप सभी को पता होगा अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसको राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है मलखम्ब को। इसके बाद वर्ष 2017 में किस देश ने FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इनमें से किस खिलाड़ी को इस वर्ष ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं किया गया है पूछ रहा है। तो देखिए, कुमार संगकारा को शामिल किया गया है, एंडी फ्लावर और बॉब बिलिस को भी शामिल किया गया है। ग्लेन मैकग्राथ को इस साल हॉल ऑफ फेम में ICC के शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद वर्ष 1988 में किस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियोल। इनमें से कौन भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवागल श्रीनाथ। इसके बाद देख लेते हैं खेल चर्चा। तो भारत ने एशियन जूनियर मुक्केबाजी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं टोटल। तो जो टूर्नामेंट था ये दुबई में आयोजित कराया गया था और इस टूर्नामेंट में भारत ने टोटल यहाँ पे 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत की तरफ से 10 महिला मुक्केबाज फाइनल में थी, जिनमें से 6 मुक्केबाजों ने फाइनल में मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। तो किसने किसने गोल्ड मेडल जीता है ये देखते हैं। तो विशु राठी ने 48 किलोग्राम में, तनु ने 52 किलोग्राम में, निकिता चंद ने 60 किलोग्राम में, माही राघव ने 63 किलोग्राम में, प्रांजल यादव ने 70 किलोग्राम में और कीर्ति ने 81 किलोग्राम से अधिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। और पुरुषों में बात करते हैं तो रोहित चामोली ने 48 किलोग्राम में और भारत जून ने 81 किलोग्राम में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो भारत ने इस टूर्नामेंट में टोटल 8 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद है बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हाल ही में T20 मैच में हरा दिया है। तो ये जो टूर्नामेंट है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में, ये बांग्लादेश में खेला जा रहा है और पहले मैच में बांग्लादेश ने 7 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा दिया है। इसके बाद है जमैका की फर्राटा धाविका हैं शैली एन फ्रेसर प्रयास। इन्होंने स्विट्जरलैंड में आयोजित डायमंड लीग में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इन्होंने ये जो दौड़ है ये 10.60 सेकंड में पूरी की है। इसके बाद है साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर डेल स्टेन, लेजेंडरी बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश खेल अलंकरण पुरस्कार 2020। तो विवेक सागर जो कि भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो इनको इस वर्ष विक्रम अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अवार्ड दिए गए हैं, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और स्वर्गीय प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। तो इसका तो नाम हम देखेंगे ही कौन से अवार्ड किसे दिए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। तो ये पॉइंट आपको एडिशनल याद रखना है। आइए अब देखते हैं कौन से अवार्ड किसे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले है एकलव्य पुरस्कार। इसमें पहले देखते हैं व्यक्तिगत खेल कैटेगरी में। सबसे पहले हैं सुषमा वर्मा सीहोर से, उसके बाद हैं तुषिता सिंह सॉफ्ट टेनिस से, भोपाल से बिलोंग करती हैं। फिर हैं स्पर्श खरे जो कि वुशु खेलते हैं, जबलपुर से हैं। उसके अलावा हैं अर्जुन सिंह जिन्हें घुड़सवारी पसंद है, ये घुड़सवारी में कॉम्पीट करते हैं, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है सुनील डावर, इन्हें एथलेटिक्स के लिए चुना गया है और ये बड़वानी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है गौरांशी शर्मा जो कि बैडमिंटन दिव्यांग खेलती हैं और ये भोपाल से बिलोंग करती हैं। इसके बाद है राम मिलन यादव, ये सेलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और ये टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है अंकित शर्मा, इन्हें फेंसिंग के लिए चुना गया है और ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हैं भोपाल के अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी के लिए। इसके अलावा होशंगाबाद की प्रीति रजत जिन्हें शूटिंग के लिए चुना गया है और भोपाल के हैं शशांक पटेल जिन्हें ताइक्वांडो के लिए चुना गया है। और दली खेल में बात करें तो साधना सेंगर
जिन्हें हॉकी के लिए चुना गया है और ये होशंगाबाद से बिलोंग करती हैं। और भोपाल के ध्रुवराज कुर्रे को पावर लिफ्टिंग के लिए चुना गया है। इसके बाद है विक्रम पुरस्कार। तो व्यक्तिगत खेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हैं होशंगाबाद के विश्वजीत सिंह, जिन्हें कैनो स्लॉलम के लिए चुना गया है। फिर हैं भोपाल की सुनिधि चौहान, जिन्हें शूटिंग के लिए चुना गया है। इसके बाद है बालाघाट की निधि नन्हाटे, जिन्हें कराटे के लिए चुना गया है। उसके बाद है इंदौर की परिधि जोशी घुड़सवारी से। इसके बाद है उज्जैन के मंजू बम्बोरिया बॉक्सिंग से। और भोपाल से चुना गया है एकता यादव को सेलिंग के लिए। दलीय खेल में बात करते हैं तो होशंगाबाद के विवेक सागर को चुना गया है, जो कि भारतीय टीम के हिस्सा थे। इन्हें हॉकी के लिए चुना गया है। उसके अलावा ग्वालियर के हर्षवर्धन तोमर को बास्केटबॉल के लिए चुना गया है। उज्जैन की पूजा मालवीय को मलखम्ब के लिए चुना गया है। और दिव्यांग श्रेणी में सुश्री प्राची यादव को पैरा कैनो के लिए चुना गया है और ये ग्वालियर से बिलोंग करती हैं। इसके बाद है विश्वमित्र पुरस्कार। इसमें व्यक्तिगत खेल की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्वालियर से श्री वीरेंद्र डवा, जो कि पैरा स्विमिंग एवं पैरा एथलेटिक्स के लिए चुने गए हैं। उसके बाद जबलपुर से रिचपाल सिंह सलारिया, जो कि तीरंदाजी के लिए चुने गए हैं। और दलीय खेल में बात करते हैं तो इसमें डॉक्टर हबीब हसन को शामिल किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो श्री अभय छजलानी, जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। इसके अलावा इंदौर टेबल टेनिस संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनको वर्ष 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जो स्वर्गीय प्रभास जोशी खेल पुरस्कार है 2020 का, ये जो पुरस्कार है ये उज्जैन की मलखम्ब खिलाड़ी सुश्री वैष्णवी कहार को दिया जाएगा। तो इतने सारे मध्य प्रदेश के अवार्ड्स हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो अवार्ड भी पूछ सकता है कि कौन सा अवार्ड किसे दिया गया है। दूसरा, खिलाड़ी का नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि जो खिलाड़ी हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको खिलाड़ी के नाम, उनके कौन से अवार्ड दिए जाएंगे और किस खेल से संबंधित है, ये 3 चीज़ें तो याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत के क्रिकेटर हैं स्टुअर्ट बिन्नी, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो मैक्स वर्स्टैपेन ने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत ली है 2021 की। इसके बाद यहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो यहाँ पे ये पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, जहाँ पे इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में भारत को 1 पारी और 76 रन से हरा दिया था, उसकी न्यूज़ है। इसके बाद IPL की बात करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग की। तो 2022 का जो संस्करण है इसमें 2 और नई टीमें जोड़ी जा रही हैं। तो अभी तक 8 टीमें खेलती थी इस टूर्नामेंट में और अब 2 और जोड़ दी गई हैं। तो 2022 से अब इस टूर्नामेंट में 10 टीमें खेलेंगी, तो इसी के लिए टेंडर जारी किया गया है। इसके बाद है टोक्यो पैरालंपिक की बात यहाँ पे। तो ये जो न्यूज़ है अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, आप सभी को पता है टोक्यो पैरालंपिक जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जब इसमें प्रिंटिंग हुई है तो कुछ इसमें पीछे की न्यूज़ है। यहाँ पे जो समापन हुआ है उसके बाद जो टोटल मेडल टैली है, किसको कौन से पदक मिले हैं, किस देश ने टॉप किया है, ये सब कुछ आपको अगले अंक में दिया जाएगा, तब मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे बताया गया है कि भारत ने 2 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं जब तक ये न्यूज़ लिखी गई है तब तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर्ण पदक किसने जीता है, अवनी और सुमित ने। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए अवनी लखेरा और सुमित आंतिल ने स्वर्ण पदक जीते हैं। बाकी के स्वर्ण पदक, रजत पदक और जो टोटल मेडल टैली है इसके बारे में हम अगले अंक में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़, जो कि फुटबॉल का क्लब है। यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वापसी हुई है। तो पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक बार फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिर से इन्हें साइन अप कर लिया है। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं सामयिकी पे। तो सबसे पहले है ब्रिक्स के जो नेशन हैं इनके NSA की बैठक हुई है, और ये जो बैठक है इसमें अफ़गानिस्तान पे जो संकट चल रहा है उस पर चर्चा की गई है। तो देखिए ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो जो ब्रिक्स है इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है आपको। देखिए B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में, ठीक है, लेकिन तब ये ब्रिक था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, तब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया था। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे बाद में किस देश ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, तो याद रखिएगा 2010 में ब्रिक्स को साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। और ये जो बैठक हुई है NSA की, तो ये हुई कहाँ है, ये भारत में हुई है, क्योंकि 2021 में जो ब्रिक्स की मेज़बानी है ये भारत के पास है। तो ये आपको याद रखना है एडिशनल पॉइंट। और भारत की तरफ से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं जो भारत के NSA चीफ हैं अजीत डोभाल जी। इसके बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है,
तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का एक स्मारक सिक्का जो है इसे जारी किया है। तो इस यहाँ से आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। 125 रुपये का सिक्का है और 125वीं जयंती के अवसर पे इसे जारी किया गया है। और 125वीं जयंती किसकी थी? श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की। तो ये बस पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे विग्रह पोत की न्यूज़ है। तो ये स्वदेशी जहाज़ है भारत का, हाल ही में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल में स्वदेश निर्मित विग्रह पोत को शामिल किया गया है। जो विग्रह है इसके कमीशनिंग इवेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी ये पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि इस विग्रह पोत को कमीशन करने के बाद जो भारत की नौसेना है इसमें और भी ज़्यादा एक तो बल बढ़ गया है। उसके अलावा जो भारत स्वदेशी बनना चाहता है डिफेंस के सेक्टर में भी, उसकी तरफ भी एक बड़ा कदम बताया जा रहा है ये। तो ये जो पोत है इसकी लंबाई है 98 मीटर की और इसे कमीशन कहाँ किया गया है? तो इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम यानी कि वाइजाग में कमीशन किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद है कोविड का एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम है C.1.2। ठीक है, तो इस वेरिएंट का आपको नाम याद रखना है C.1.2 और ये पाया कहाँ गया है? ये पाया गया है साउथ अफ्रीका में, ये आपको याद रखना है। तो ये जो वेरिएंट है बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन से भी बच के निकल सकता है। तो अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है उसके बाद भी आपको इस वेरिएंट से खतरा है। तो आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे वेरिएंट है कोविड के। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट कौन से कंट्री से शुरुआत हुई थी किसकी? तो ये जो C.1.2 है ये सबसे पहले अभी साउथ अफ्रीका में पाया गया है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद है अफगानिस्तान की न्यूज़। यहाँ पे जो ब्रिटिश सैनिक है ये वापस अपने वतन पहुँच चुके हैं। तो जितने भी शेष सैनिक थे ब्रिटेन के ये भी काबुल छोड़ के वापस अपने देश पहुंच गए हैं और वहां पे जो 20 साल लंबा सैन्य अभियान चल रहा था ब्रिटेन का वो अब ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। इसके बाद है रक्षा उपकरण से लेके न्यूज़ यहाँ पे। तो जो रक्षा उपकरण होते हैं इनकी खरीदी के बाद इनकी गुणवत्ता की जाँच होती है। हर एक उपकरण को हर एक तरह की जाँच से गुजरना पड़ता है ताकि ऐन वक्त पर जब इनका यूज़ होता है तो ये मेक श्योर किया जा सके कि ये जो उपकरण है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी के लिए एक जो पार्ट बनाया गया डिफेंस का जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि DGQA। तो ये जो DGQA है ये रक्षा उपकरण की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करता है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं इनकी कमी हो गई है। तो जो रक्षा मंत्रालय है इन्होंने जो ऑफिसर्स की संख्या है इसमें 20% की बढ़ोतरी का फैसला किया है ताकि जो रक्षा उपकरण हैं इनको और भी आसानी से चेक किया जा सके, उनकी गुणवत्ता अच्छी से जांची जा सके। तो आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि जैसे ही नया अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो अवेलेबल हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के अंक में हमने सभी कुछ कवर कर लिए। कुछ MCQ भी थे उसे भी हमने कवर किया। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।